आज डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स जो कोरोना काल में ज़मीन पर भगवान की तरह हैं, जिन्होंने हर उस मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया जब आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। चाहे आप घर पर हों, चाहे आप अस्पताल में हों, या फिर आप किसी अपने करीबी के लिए डॉक्टर्स की मदद ढूंढ रहे हैं। दिन रात लगातार पीपी किट में उबलते खौलते मौसम में भी वो लगातार आपकी सेवा करते रहे। लगातार आईसीयू में लगातार आती आवाज़ों, चीख पुकार के बीच बिल्कुल अपने घर का, परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल किए बिना इन हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगातार आपकी मदद की। कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर ज़रूर पड़ गई है फ़िलहाल, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अभी पूरे देश को वैक्सीन लगने का इंतज़ार है। हम तीसरी लहर को कैसे रोक सकते हैं, कब पूरे देश को वैक्सीन लगेगी, बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएंगे, अब डेल्टा वायरस का खतरा कितना बड़ा है, अब भी तमाम सवाल बने हुए। इन्हीं सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए आज डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के बड़े डॉक्टर दिन भर एबीपी न्यूज़ के मंच पर होंगे। इस वक्त हमारे साथ देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के से 3 डॉक्टर जुड़ रहे हैं। एम्स के कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत विंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्स में गठिया रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही क्रिटिकल केयर के बड़े डॉक्टर अंजन त्रिखा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर नवनीत विंग का रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो दूसरी लहर अभी बीती नहीं है, तीसरी लहर की बातें हो रही हैं, तो इस दौरान कैसे हमें सावधान रहना है। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके अतिरिक्त भी क्या कुछ है जो आपको कोरोना के कहर से बचा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी डॉक्टर्स का। डॉक्टर नवनीत विंग, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। अभी ये जो दूसरी लहर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। आज भी जो केसेस हैं वो 40,000 के आसपास आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी तकरीबन 900 के आसपास है। इस लहर को हम यहीं थाम कैसे सकते हैं? तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम तीसरी लहर को कैसे नहीं आने देंगे। अब तीसरी लहर को ना आने देने का फॉर्मूला क्या है? तीसरी लहर को ना आने देने का फॉर्मूला ये है कि हम अपने गांव में और डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को लेस देन 1% रखें। 5% भी बहुत ज़्यादा है। हमें अपने गांव में और शहर में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 1% से कम रखना है। अगर हम इसको कम रखेंगे और जैसे ही ये बढ़ता है, 2% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, तो हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने आईसीयू बेड्स खाली हैं ये हमें तय करना पड़ेगा। हमें बोथ कोविड और नॉन कोविड दोनों पेशेंट्स का ख्याल रखना है। तो कोविड के जो हमने तय किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये मेरे पास 30 बेड कोविड के हैं या 50 बेड कोविड के हैं, तभी मैं 50% बेड जब खाली हैं तभी मैं अपनी अनलॉकिंग करूँगा। नहीं तो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉक और अनलॉक की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ेगा। ये लॉक और अनलॉक की प्रक्रिया अगले 2 से 3 साल तक रहेगी, जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। और क्लीन मास्क हमें हमेशा पहन के रखना है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लेस देन 1% रखना और क्लीन मास्क पहनना। और तीसरा, मेरे चारों तरफ सबको वैक्सीनेशन लगी हुई है, मेरे सराउंडिंग में सब वैक्सीनेटेड हैं, और 100% वैक्सीनेशन जब हो जाएगी तभी मैं थोड़ा अपने आप को ये इंश्योर कर पाऊँगा। और हमें ये इंश्योर करना है कि तीसरी वेव आने नहीं देनी है। दूसरी वेव क्यों आई, पहली वेव क्यों आई, ये सब से जो हमने सीखा, उस सीख के बाद यही मैसेज है कि हम तीसरी वेव को नहीं आने देंगे। और उसका एक ही फार्मूला है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% से कम, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में 50% आईसीयू बेड खाली हैं, तभी अनलॉक होगा, नहीं तो मुझे फिर लॉक करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। सबसे आसान फार्मूला आपने बताया डॉक्टर त्रिखा की, डॉक्टर विंग की। अगर आपके पास 50% बेड आपके डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं तो ही आप अनलॉक करें, अदरवाइज लॉकडाउन चलते रहना चाहिए। डॉक्टर अंजन त्रिखा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंजन, हम अब तीसरी लहर के लिए क्या तैयार हो चुके हैं? हमारी तैयारी क्या पूरी है? आपके पास तमाम देश से डेटा भी आता होगा और आप जानते भी होंगे कि तैयारियों के कई स्तर पर काम हो रहा है। तीसरी लहर आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर्स लागू किए हैं, जिसके कारण हम
बहुत तैयार हैं तीसरी लहर के लिए। हम दूसरी लहर में फंस गए बिकॉज वो बहुत जल्दी आई और हमने थोड़ी सी अपनी ढील दे दी, लोगों ने ढील ले ली। तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन तैयार की जा चुकी है, बेड्स तैयार किए जा चुके हैं, डॉक्टर्स के मॉड्यूल्स तैयार किए जा चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को सिखाया जा चुका है और मॉड्यूल अवेलेबल है कि ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करनी है। सरकार की तैयारी तो पूरी है, हमारी पूरी है, बट ये जो फोटो दिखा रहे हैं जनता की तैयारी भी देखिए क्या हो रही है। कितने लोग बिना मास्क के ये घूम रहे हैं। इसके कारण ही तो तीसरा लहर आएगा। गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है, डॉक्टर अपना काम कर सकते हैं, बट जब हमारी जो सिटीजन्स हैं कंट्री के अपना काम नहीं करेंगे, अपनी प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, तो तीसरी लहर क्या, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे प्रोफेसर विग ने बताया कि लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा ये डिपेंड करेगा कितने पेशेंट हुए। हमें इस लॉकडाउन वाली जिंदगी के साथ ही रहना पड़ेगा, मास्क के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा अगले 2 से 3 साल, जब तक हर आदमी वैक्सीनेट नहीं हो जाता है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोविड नहीं होगा। तो ये तो अब जनता के ऊपर है। सरकार की तैयारी पूरी है और हो रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बट अभी भी आप सुनते हैं कि लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते हैं क्योंकि कुछ उनके सवाल हैं। वो सवाल उनको पूछने चाहिए, डॉक्टरों से पूछने चाहिए। सरकार ने फोन नंबर दे रखे हैं, वहां पूछिए और पूछ के देखिए कि आपको वैक्सीनेशन ना लगाने के जो आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हुए कि नहीं हुए। आप किसी भी अस्पताल में जाके पूछिए। सिर्फ वैक्सीनेशन और मास्क ही बचा सकती है तीसरी लहर। जी, मास्क और वैक्सीनेशन ही तीसरी लहर बचा सकती है। और तीसरी लहर ना आए उसके लिए जो एक और फार्मूला है कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट में 50% बेड खाली हो तभी अनलॉक करें, अदरवाइज लॉकडाउन चलेगा। डॉक्टर उमा कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमा कुमार जो बात कह रहे थे अभी डॉक्टर त्रिखा की, लोगों के अंदर भ्रम है, अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन कर रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ये जागरूकता का स्तर 2 लहर और इतनी ज़्यादा बड़ी विभीषिका के बावजूद लोगों में इतना कम है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई भी जा रही हैं। जैसा आप जानते होंगे कि पूरा सोशल मीडिया पे एक इंडस्ट्री के फॉर्म में काम कर रहे हैं। कोई भी वैक्सीन आती है या और जो लहर की बात हो रही है उन सब चीजों के बारे में, इवन कोविड के बारे में कि ये बहुत ही आम सी बीमारी होकर रह गई है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों को खुद ये महसूस करना कि उनको खुद को ही नहीं बचाना है, दूसरे लोगों को भी बचाना है, अपनों को बचाना है। और दूसरी लहर जो आई उससे उनको सबक लेना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। मैं तो कहूंगी कि लोगों के हर किसी इंसान के घर तक, अपनों तक ये लहर पहुंची है। तो इसलिए सबको सोशल मीडिया और इन्फोडेमिक एक वर्ड यूज कर देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर बहुत विश्वास ना करें। बहुत ही जो रिलायबल सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट इंडिया के साइट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उसी को ट्रस्ट करें। और चाहे वो इन्फॉर्मेशन वैक्सीनेशन के बारे में हो, चाहे डिजीज के बारे में हो, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड हो, जो कि पोस्ट कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की भी लोग बात कर रहे हैं। और लोग ये जान लें कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन पूरी तरह संभव है। जब मैं कह रही हूँ पूरी तरह, इसका मतलब ये है कि अगर वैक्सीन लेते हैं और मान लीजिए उनको इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वातावरण में तो इन्फेक्शन होगा ही, अंदर जाता है, लेकिन उनमें सीरियस बीमारी नहीं हो पाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती होने का खतरा टल जाएगा, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो और बहुत माइल्ड डिजीज होकर रह जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। और लोगों को याद रखना जरूरी है कि जो वायरस है बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है। तो कोई यूजुअली होता क्या है, जब वायरसेस म्यूटेट करते हैं तो वो माइल्ड होते हैं, उनकी विरुलेंस कम होती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जो तीसरी वेव की लोग बात कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा बदतर होकर सामने आए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भ्रांतियों पे ना जाके वैक्सीनेशन पे पूरा विश्वास करें। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात बार बार महीनों साल से कही जा रही है, उस पर पूरा ध्यान दें और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। बिल्कुल, डॉक्टर उमा कुमार कह रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा डॉक्टर नवनीत विंग आपसे ये सवाल है, हमने देखा कि दुनिया के तमाम देशों में, बड़े नेताओं में, राजनेताओं में मास्क उतारने की बेचैनी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने ऐलान कर दिया कि भाई 50% अमेरिका वैक्सीनेट हो चुका है, मास्क उतार दीजिए। इजराइल ने कहा भाई हम तो पूरी आबादी वैक्सीनेट हो गए हैं, मास्क उतार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और अब सभी देश बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं मास्क लगाइए। अमेरिका में भी हो गया है कि नहीं मास्क तो ज़रूरी है अभी,
अभी ये खतरा टला नहीं। इतनी बेचैनी क्यों है मास्क उतारने की? देखिए, ये हमने पहले भी कहा था कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन सीडीसी ने ये ऐलान किया था उस दिन भी बोला था कि आपको वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना है। वैक्सीन आपको मरने से बचाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। वैक्सीन आपको मरने से बचाती है, लेकिन इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है। इन्फेक्शन होगी तो थोड़ी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। आप अस्पताल में नहीं भर्ती होंगे, बहुत आईसीयू में नहीं जाएंगे, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो है कि मास्क नहीं पहनना, ये मैसेजिंग अभी ठीक नहीं है। मैसेजिंग तो सिर्फ यही है कि आप इसको वैक्सीन लगाइए और मास्क पहनिए, और मेरे चारों तरफ किसी को मैं कोविड ना फैला दूं, मैं अपने कारण किसी की मृत्यु का कारण ना बनूं, मैं अपने कारण किसी की मृत्यु का कारण ना बनूं। ये हमारे देश में हम सभी को, और ग्लोबली ये एक ग्लोबल वॉर है, ये ग्लोबल इमरजेंसी है। अभी भी आपने 40,000 बोला, 40,000 मरीज़ हमारे पास आज भी हैं। कोविड चारों तरफ फैला हुआ है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये जो डर और दर्द की ज़िंदगी है, हमें इसमें चूज़ करना है कि हमें डर चाहिए कि हमें दर्द चाहिए। दर्द हमने इतना सहा, दूसरी वेव में हमने कितना दर्द सहा, हर फैमिली ने कितना दर्द सहा, हर डॉक्टर ने कितना दर्द सहा। मेडिकल साइंस एक इमोशनल साइंस है। इसमें आप जब संवाद करते हैं, जो इमोशनल ट्रस्ट होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ये डॉक्टर्स को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। वो जो कंपैशनेट फटीग कहते हैं हम इसको, हम फटीग हो जाता है। और बार बार सिक पेशेंट को देख देख के बार बार मरीज़ ठीक हो गया तो ठीक है, चलो मरीज़ तो ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर बार बार जब सीरियस मरीज़ देखते हैं, वो जो इमोशनल फटीग होता है और जो इमोशनल अत्याचार होता है, और फैमिलीज़ ने जिनको खोया है वो हमेशा के लिए खोया है। तो हम ये दर्द चाहते हैं कि हम थोड़ा सा डर चाहते हैं। थोड़ा सा डर बेटर है। थोड़ा सा डर अपने मन में रखिए, किसी और को अपने से कोविड ना होने दीजिए। जब भी आपको सिम्टम हो, अपना टेस्ट कराइए और उससे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और अपना इलाज कराइए डॉक्टर के संपर्क में रहकर, लेकिन अपना इलाज लोकली कराइए। इधर उधर हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। इस कोविड टाइम में सब डॉक्टर्स कोविड का इलाज करने में सक्षम हैं, सब डॉक्टर समर्थ हैं, सब डॉक्टर बेस्ट हैं। डॉक्टर शॉपिंग हमें बंद करनी पड़ेगी। डॉक्टर का जो इमोशनल ट्रस्ट है उसको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि डॉक्टर आपके लिए ही सोच रहे हैं। जो मरीज़ ठीक हो गया वो तो ख़त्म, बाकी जो मरीज़ है जो ठीक नहीं हो रहा, मैं तो 24 घंटे उसी के लिए सोच रहा हूँ। तो अगर मैं उस ट्रस्ट को भी ब्रेक कर दूंगा तो फिर हमें समझना पड़ेगा ये सब। तीसरी वेव में अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, जो इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, आप क्या उनको तीसरी वेव लाके और लाना चाहते हैं? उनके भी घर में प्रॉब्लम है, उनके भी घर वालों ने सफ़र किया है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर में किसी की मृत्यु हुई है। तो हमें समझना पड़ेगा एज अ देश, एज टीम इंडिया, एज टीम, ईच हॉस्पिटल की जो टीम है और टीम इंडिया को मिलकर, हेल्थ केयर वर्कर्स को और सभी सिटीजन्स को मिलकर इसको लड़ना पड़ेगा, और इसको ग्लोबली भी लड़ना पड़ेगा। कोई हम नहीं जीतेंगे जब तक सब नहीं जीतेंगे। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, जब तक सब फ्री नहीं होंगे, तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये फिर वापस आएगा। ये बहुत तेज इफेक्ट करता है। हमारी जीत होगी, हम अकेले नहीं जीत सकते। हम अकेले वैक्सीन लगा के अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। आपको सबके साथ जीना होगा, सबको मास्क लगाना होगा, सबको वैक्सीन लगानी होगी। और उसके बावजूद ये ग्लोबल बीमारी, आप सही कह रहे हैं, जब तक सब सुरक्षित नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर अंजन त्रिखा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंजन त्रिखा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वायरस कितनी साइकिल में म्यूटेट होगा। अगर आप बता पाएँ हमारे दर्शकों के लिए कि कितनी साइकिल में वायरस म्यूटेट हो जाता है, कितने बॉडी में जाने के बाद जब वो निकलता है तो म्यूटेट होता है, तो शायद लोगों को डर लगे कि नहीं, हम मास्क लगाएंगे तो म्यूटेशन रोक पाएंगे। देखिए, जो वायरस होता है वो वायरस इनहेरेंटली म्यूटेट करता है। अभी डॉक्टर उमा ने बताया कि जनरली जब वायरस म्यूटेट करता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, बट ये जनरली कमजोर पड़ता है। जब म्यूटेट करता है तो वो वायरस इतना चालाक प्राणी है कि वो जब म्यूटेट करता है तो वो यहाँ तो अच्छा और इन्फेक्टिव हो सकता है या कम इन्फेक्टिव हो सकता है।
बट अगर वो ज्यादा इन्फेक्टेड होगा और एक साइकिल 2 साइकिल के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, जब वो बार बार मरीजों में जाता रहता है, होस्ट में जाता रहता है, तो म्यूटेशन उसका एक नॉर्मल उसका लाइफ तरीका है। तो म्यूटेट होगा, वो होगा ही म्यूटेट। इन्फ्लुएंजा का वायरस म्यूटेट होता है हर साल। जब इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल आता है तो वो अलग से आता है, वो म्यूटेट हुए हुए वायरस से नया वैक्सीन बनता है हर साल और वो लगाया जाता है। हम 2 साल पुराना इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन नहीं लगाते हैं। तो लोगों को म्यूटेशन का डर ये रहना चाहिए कि वायरस तो म्यूटेट करेगा, वो ज्यादा इन्फेक्टिव होगा कि कम होगा ये हमें मालूम नहीं है, बट अगर ज्यादा इन्फेक्शियस होगा तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर तैयार रहना पड़ेगा तो उसके लिए हमें वो जो 2 चीजें बार बार डॉक्टर बोली जा रहे हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना रोकना पड़ेगा, हमें भीड़ वाली जगह पे इकट्ठे होना बंद करना पड़ेगा। और इसी मुद्दे पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने हमारे सेलिब्रिटी हैं, बेशक वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बेशक वो पॉलिटिशियंस हैं, बेशक एक्टर्स हैं, उनको आगे आके ये दिखाना चाहिए कि जब वो पब्लिक व्यू में आए तो उन्होंने मास्क लगा रखा है। उनको बताना चाहिए कि हमने वैक्सीनेशन लगा लिया है। वो सेलिब्रिटीज का जो चीज एंडोर्स होती है पूरी दुनिया में देखा गया है, वो बहुत दूर तक जाती है। अमेरिका में अगर आप एक कार बेचने जाएंगे तो टॉप मोस्ट जो टेनिस स्टार होता है वो उसको एंडोर्स करता है। क्यों करता है एंडोर्स? बिकॉज लोग उसको सोचते हैं उससे वो कार की बिक्री ज्यादा हो जाती है। तो एंडोर्समेंट होना पड़ेगा और ये 2 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। वायरस म्यूटेट तो करेगा ही करेगा, अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए करेगा, हमें उसका कुछ हम कह नहीं सकते। सबसे जरूरी है मास्क पहने और सेलिब्रिटीज को आगे आना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, क्रिकेट स्टार्स हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, सबको आगे आके लोगों को ये बताना चाहिए, बार बार बताना चाहिए कि मास्क ही एकमात्र तरीका है जिससे आप इस बीमारी से अभी बचे रह सकते हो। और दूसरा तरीका वैक्सीनेशन है। डॉक्टर उमा कुमार का रुख कर लेते हैं, अब असर की बात कर लेते हैं। इस वायरस के असर कई हो रहे हैं और उसमें से एक रिएक्टिव आर्थराइटिस भी है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। कैसे इस बीमारी कोरोना की वजह से, ये आफ्टर इफेक्ट की वजह से ये बीमारी हो रही है, इसके इलाज के लिए क्या तरीके हैं? देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये देखा गया है कि जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जिनमें कोई भी आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा है, तो वो उनमें पैदा कर सकता है। और या फिर किसी को ये अपने इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उससे और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज से नई डिजीज को करते हैं। हम कह देते हैं अनमास्किंग, कि किसी को मान लीजिए फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होनी थी, पहले सिम्टम नहीं थे, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसको थोड़े जोड़ों में दर्द शुरू हुए और वहां पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनमास्क हो गई, यानी कि सिम्टम्स आने लग गए। जैसे कि एग्जांपल आपने चिकनगुनिया का देखा होगा, जिसमें आर्थराइटिस होती है तो हमेशा ही वो चिकनगुनिया आर्थराइटिस होकर नहीं रह जाती, कुछ लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनमास्क हो जाती है। तो इसलिए, और दूसरी एक चीज ये होती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, लेकिन वो अपने नॉर्मल पाथ पे ना चल के, रेगुलेटेड वे में वर्क ना करके डिसरेगुलेट हो जाए, राइट? तो उससे भी जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, वो होने का खतरा हो जाता है। तीसरी चीज ये होती है कि आपने सुना कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उसमें इन्फ्लेमेशन, हाइपर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है कि कम है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का आ रहा है तो ठीक है, वो डिजीज को कंट्रोल करेगा, वायरस को किल करेगा। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेमेशन हो गया, अगर बस सूजन शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन्हीं को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये 3 वजह होती हैं जिससे कि बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज और ऑटो इम्यून इलनेसेस होने का संभावना बढ़ जाता है। और कोविड में भी ये देखी जा रही है कि किसी को ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, यानी कि प्लेटलेट कम हो जा रहे हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस की आपने बात की कि जोड़ों में दर्द और सूजन आ जा रही है। इसके अलावा एक वैस्कुलाइटिस होती है, जो वेसल्स होते हैं हमारी ब्लड जिनमें फ्लो करता है, उनमें सूजन होने की वजह से वैस्कुलाइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है। और ये सारे सिस्टमिक इलनेसेस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ब्रेन में आ रही है तो जिसमें कुछ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं, उसकी ऑटो इम्यून इटियोलॉजी देखी जा रही है लोगों में। तो हीमोग्लोबिन कम हो रही है तो इम्यून मीडिएटेड हिमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल रही है। और जिनका ब्लड टेस्ट किया गया है, स्टडीज हुए हैं, एम्स में भी हुआ है, उसमें ये पाया गया कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो पॉजिटिव थे। हम कहते हैं एप्ला, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसमें कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं
या फिर ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को, ये कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज उनमें डिटेक्ट हुए, और भी बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडी डिटेक्ट हुए। इसका मतलब कि ये भी वायरल इन्फेक्शन प्रीडिस्पोज कर रहा है फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में 3 मंथ्स में ठीक हो जाते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये कभी कभी महीनों भी चल सकता है। और हमें अभी, क्योंकि ये बहुत ही 1-1.5 साल ही हमें एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कितने लोगों को अनमास्किंग होती है डिफरेंट डिजीजेस की, ऑटो इम्यून डिजीजेस की, और कितने लंबे समय कर रहे हैं तक आपकी अनमास्किंग हो जा रही है बहुत सारी बीमारियों की, और लोग उससे पीड़ित हो जा रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, सही समय पे पहुंचना है, ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि ये पोस्ट कोविड हैं और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, इसका इलाज ज़रूर लीजिए। डॉक्टर नवीद विक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को इस दौरान स्लीप एपनिया की बीमारी हो गई उनको, लेकिन पता नहीं चला, धीरे धीरे उनके जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता चला गया, और कई बार ऐसा हुआ कि उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ या पैरालाइज हो गए। ये बीमारी लोगों को पता ही नहीं चलती, वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा तेज़ खर्राटे आने लगे हैं और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। ऐसी सूरत में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि हमें पैनिक को कम करना है। ये स्लीप एपनिया वैसे भी डायग्नोज कई बार नहीं होता है, और हम ये कहें कि स्लीप एपनिया ज़्यादा हो गया, ये ठीक नहीं है। ये एक वायरल इलनेस है, और वायरल इलनेस के बाद जब पेशेंट को, जिसको ज़्यादा लंग में ARDS होता है, लंग में ज़्यादा डैमेज होता है, जब नॉर्मल लोग भी जिनको इन्फ्लुएंजा हो गया और बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, जब वो रिकवर करते हैं तो उनके डिफरेंट ऑर्गन्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हमें मरीज़ को मरीज़ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, मैं कहूँगा 95% ऑफ पेशेंट्स ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हमारी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स हैं, उसमें वहाँ पे हमें जाके उनका रेगुलर फॉलोअप पे, चाहे आप फ़ोन पे फॉलोअप करें, चाहे आप फिज़िकल जाके फॉलोअप करें, वहाँ पे जाके आपकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ आप अपना इलाज कराइए। हमने पोस्टमार्टम बायोप्सीज़ की, बायोप्सीज़ में हार्ट बिल्कुल ठीक पाया गया। हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन हार्ट ठीक पाया गया। मेनली लंग्स में चेंजेस थे, जो मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस थे, लेकिन वो चेंजेस में भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हमें ज़्यादा नहीं मिला। तो ये जो डर है, हमें इसको दूर करना है कि हो सकता है किसी मरीज़ में हो गया, किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया, वो वैसे भी होता है, लेकिन हम कह दें कि इसकी वजह से हो गया, तो वो फिर भ्रांति और वो डर, हमें डर नहीं क्रिएट करना अननेसेसरी। हमें इस टाइम भारत में, इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। हर भारतीय को इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? हर भारतीय का मतलब मैं भी, आप भी, हम दोनों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। मैं अपनी इमोशंस को देखूं, मैं आपके इमोशंस को देखूं, फिर मैं बात करूं। अभी हम बिना सोचे बिना समझे, जैसे हमें बचपन में क्या सिखाया गया था, हमारे दादा दादी माता पिता क्या सिखाते थे? सोचो, समझो और बोलो। पहले रुको, लंबा सांस लो, फिर सोचो, फिर समझो और फिर बोलो। देश को इस समय सबसे ज़्यादा सोचने, समझने और फिर बोलने की ज़रूरत है। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाया नहीं जाता है। इंटेलिजेंट हम बोल देते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सीखनी पड़ेगी। हमें सोचना, समझना और फिर बोलना पड़ेगा। हमें रुकना पड़ेगा, लंबा सांस लेना पड़ेगा, फिर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अब हुआ ये है कि इससे इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे आपने बोला, अब स्लीप एपनिया हो गया, भाई हमने तो कोई पेशेंट देखा नहीं। तो ये जिस तरह के आप डर हैं वो रूटीन में भी होता है। अब हम कहते हैं कि उसको कोविड की वजह से हो गया, ये ठीक नहीं है। ये एक वायरल इलनेस है, फटीग होता है, वो 2 महीने तक रहेगा, 3 महीने में रहेगा, वो भी सब में नहीं रहेगा। इतने करोड़ों लोगों को बीमारी हुई, स्लीप एपनिया हो गया, तो हमें सोचना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल बीमारी की तरह इसका इलाज करना पड़ेगा। हमें हर सिम्टम का इलाज करना पड़ेगा कि भाई मुझे अब सांस नहीं आ रहा, मैं सवाल आपसे लूंगा, तो मुझे एक मरीज का मरीज की तरह इलाज करना आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि जिस तरह का हालात हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर कब तक आ सकती है? मैं तीसरी लहर आने नहीं दूंगा। ये हर नागरिक का धर्म है। बहुत अच्छे। हर नागरिक को प्रण लेना पड़ेगा। हर नागरिक का मतलब, फिर मैं को प्रण लेना पड़ेगा कि मैं मास्क के बिना नहीं जाऊंगा और मैं वैक्सीनेशन कराऊंगा। अगर हम ये प्रण नहीं ले सकते तो हम अपने माता पिता, हम अपने बच्चों का नुकसान करेंगे, और हमारे आसपास जो भी लोग हैं हम उनका इतना नुकसान कर देंगे कि हम जिंदगी में गिल्ट से जिएंगे
क्या मैं अपनी सारी ज़िंदगी में गिल्ट से जीना चाहता हूँ कि मैंने अपने माता पिता और अपने बच्चों का नुकसान कर दिया? तो ये हमें प्रण करना पड़ेगा कि मेरे कारण किसी को कोविड नहीं होगा और बाकी तो सब जो भी है अब मुझे जीना है, हमें ज़िंदगी जीना है और जीने देना है। लेकिन हमें सावधानी के साथ थोड़ा मन में डर रख के और पैनिक ना क्रिएट करके हमें ज़िंदगी को वापस नॉर्मल करना है। हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जीना है। जान है, जहान है और एक तरफ लाइवलीहुड है। जिन देशों ने, जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को कम रखा है, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज़ हुई है। ये हमें समझना पड़ेगा। जहाँ पे कोविड कम, लड़ाई ये होनी चाहिए, कंपटीशन ये होना चाहिए कि मेरा गांव कोविड फ्री, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोविड फ्री, तभी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। हमें नॉर्मल ज़िंदगी करनी है, उसके लिए वैक्सीनेशन और मास्क आपको नॉर्मल ज़िंदगी करेंगे। जैसे आपने अमेरिका, यूके का नाम लिया, वहाँ भी आपको इंडोर में मास्क पहनना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तभी बढ़ेंगी। और धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवनीत वेग, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर अंजन त्रिखा एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर ये खास पेशकश आपके लिए है। कोरोना काल में आपको कैसे अपने बिहेवियर को लगातार बनाए रखना है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रोटोकॉल है वो आपको लगातार फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ चूके आप तो बीमारी आपको जकड़ लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।